खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। मरुधरा में सियासी महाभारत जारी है। राजस्थान देश की राजनीति का केंद्र बन गया है। कांग्रेस के कुनबे की कलह अब न केवल जग जाहिर हो गई है, बल्कि एक बार की तो सरकार पर भी संकट गहराता नजर भी आया। पायलट ने ही दे दिया टर्बुलेंस, लेकिन काम आ गया जादूगर का सेंस। सीएमआर में 109 विधायकों की मौजूदगी का दावा किया जा रहा है, लेकिन इसी दावे को सचिन पायलट ये कहते हुए खारिज कर रहे हैं कि सरकार अल्पमत में है। गहलोत कैंप के पास केवल 84 विधायक हैं। वहीं बीजेपी पूरे मामले में अपनी संभावनाएं तलाश रही है और उन्हें तलाशने की फिराक में है, लेकिन एक राय बीजेपी में भी नहीं दिख रही है। बीजेपी के आईटी हेड अमित मालवीय ने फ्लोर टेस्ट की मांग कर दी, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने इस मांग से इनकार कर दिया। इधर कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा और धर्मेंद्र राठौर पर इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। इस बीच सभी की निगाहें टिकी हुई हैं जयपुर के होटल फेयरमाउंट और मानेसर की होटल आईटीसी भारत के साथ साथ सचिन पायलट पर भी, जो चुप रहकर भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, सूबे में सियासी संकट के द्वार खोल रहे हैं। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि राजस्थान में जारी है शहमात का खेल। कितने नंबर आएंगे सर? 200 नंबर है। खुले मन से अगर आपका कोई मतभेद है तो आप आकर उसे पार्टी की फोरम पर रख सकते हैं। पल पल बदल रहे सूबे के सियासी हालात। कौन हो गया बागी, कौन सरकार के साथ? राजनीतिक संकट से कैसे पार पाएगा हाथ? ये तो तय है कि वर्चस्व के इस जंग में नुकसान तो कांग्रेस का ही होना है। वही बीजेपी, जिसके पास खोने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन वो कुछ पाने की फिराक में जरूर है। सतीश पुनिया तक पायलट के स्वागत के संकेत दे चुके हैं। तो क्या होगा सूबे का सियासी भविष्य? किस करवट बैठेगा राजनीति का ऊंट? कब और कैसे होगी कांग्रेस के कुनबे में सुलह, और क्या होगी इस सुलह की राह? बिग फाइट पे बहस आज इसी अहम मुद्दे पर, और बहस के लिए हमारे साथ मौजूद है खास मेहमान। चलिए उनसे रूबरू कराते हैं आपको। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता वासुदेव देवनानी जी, पीसीसी उपाध्यक्ष और मीडिया चेयरपर्सन अर्चना शर्मा जी हमारे साथ हैं, वामदल नेता डॉक्टर संजय माधव जी, और साथ ही आप नेता देवेंद्र शास्त्री जी भी हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है बिग फाइट लाइव में। शुरुआत अर्चना जी आपसे ही करते हैं। सवाल यही कि दावे अपनी अपनी तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन जहां आज शक्ति प्रदर्शन नजर आया सीएमआर में, सभी विधायकों की बाड़ेबंदी यहां पर कर दी गई है होटल फेयरमाउंट में। 109 के दावे किए जा रहे हैं, यानी 100+ यहां पर विधायक साथ हैं अशोक गहलोत के, लेकिन सचिन पायलट 84 विधायकों की बात कहते हैं और बाकी सब उनके साथ है। क्या चाह रहे हैं सचिन पायलट? कैसे होगी सुलह? क्या नजर आता है आपको? देखिए श्वेता जी, जहाँ तक सरकार की स्थिति की बात है तो कोई तकलीफ नहीं है, कोई डेंजर नहीं है, सब सिक्योर्ड है, सब सेफ है। अब जहाँ तक आप कह रहे हैं कि सचिन जी ये दावे कर रहे हैं, तो उनकी तरफ से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट खुद उनके एंडोर्समेंट के बाद किसी ट्विटर के माध्यम से, किसी सोशल मीडिया या किसी प्रेस रिलीज के माध्यम से नहीं आया। तो ऐसे में स्पेकुलेशंस हैं ये, और उस पर यदि चर्चा करते हैं तो मैं समझती हूँ कि मूल मुद्दे से डिफ्लेक्ट करने जैसा होगा। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार जो है बिल्कुल स्थिर है। ये बात भी सही है कि सरकार को अस्थिर करने के लिए राज्यसभा चुनाव, या यूँ कह सकते हैं उसी समय से कवायद शुरू हो गई थी जब हिंदी हार्टलैंड में तीनों स्टेट्स को हमने जीता। और मुझे लगता है ये साल रहा था भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व को। और कई बार जो आज तक अभी के जो होम मिनिस्टर है केंद्र में, वो कई बार कई मंचों से बात कह चुके हैं और इनके कई नेता बोलते भी हैं। लेकिन स्थितियां राजस्थान में बिल्कुल स्थिर है। यहाँ पर नंबर्स का कोई ऐसा कमी नहीं है कि हम ये सोचें कि कोई आकर के और इसमें हस्तक्षेप करके अपने आप को स्थापित करेगा। हमारा ये मानना है कि ये जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसके कुछ कारक हैं। पहला कारक ये कि राज्यसभा चुनाव में इन्होंने दूसरा कैंडिडेट खड़ा किया, हॉर्स ट्रेडिंग की कवायद की, और जब जांच एजेंसीज ने इनके लोगों को डिटेन किया तो सारा पर्दाफाश होने लगा। और एक कवायद और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रव्यापी हो चुकी है, वो ये है कि 2014 के बाद से इन्होंने कैसे उन राज्यों को अस्थिर करना है जहाँ गैर भाजपा शासित लोग जीत कर आते हैं, पार्टियाँ जीतती हैं,
और ये शुरुआत गोवा, अरुणाचल, मणिपुर, ठीक है, उसके बाद अर्चना जी ये और सभी बातें मध्य हैं, प्रदेश बिल्कुल में जो ये सबने पहले भी देखा। चर्चा में आ चुकी है और आप बिल्कुल ठीक है, ये सही बात है कि जो दूसरे राज्यों में हुआ और इसलिए तब से ही कयास लगाए जा रहे थे राजस्थान में भी ऐसा होगा। लेकिन अर्चना जी, बीजेपी को अगर हम साइड में रखें तो ये तो अंदरूनी लड़ाई है। आपके अपने विधायक, आपके अपने साथ जो थे वो सब छिटक गए हैं, 17 से 18 विधायक। फिर सचिन पायलट जो कि डिप्टी सीएम है, नाराजगी दोनों के बीच में हमेशा से नजर आती रही है, कई बार चीजें हुई और ये मुद्दा विपक्ष को दिया है आप लोगों ने ही कि वो बोले कि गतिरोध इनके अंदर अंदरूनी लड़ाई है और वही अंदरूनी लड़ाई सामने आ गई है। तो आपके अपने विधायक ही तो साथ नहीं है, फिर वो क्यों अलग हुए अगर सब कुछ ठीक है? देखिए श्वेता जी, हर संगठन में, हर राजनीतिक संगठन में और हर तरह के संगठन में छोटे छोटे मतभेद होते हैं, लेकिन खुद मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने कल कहा है कि मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं है। और उन्होंने ये भी कहा कि युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी। और उन्होंने ये भी कहा कि उनका कोई ईगो नहीं है, वो सचिन जी से वार्ता करने के लिए तैयार है। तो मैं समझती हूँ कि ये सारी चीजें इस बात की सूचक है कि कोई बहुत बड़ा वेज नहीं है हमारी पार्टी में, और जो बातें संवाद के माध्यम से, कम्युनिकेशन से सॉल्व हो सकती है वो हम कर लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है इस देश की कि जहां कुछ भी संवेदनशील या वल्नरेबल होता है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपनी जिम्मेदारी को त्याग करके जो गवर्नेंस देने की केंद्र के स्तर पर, वो मंसूबे पालने लगती है कि कैसे डिस्टेबलाइज करें, कैसे टॉपल करें। और 2014 के बाद से तो उन्होंने एक बैक एंट्री की एक परंपरा शुरू कर दी, और आपने देखा कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में सिंधिया जी को लिया उन्होंने। तो मैं ये कहना चाहती हूँ सिर्फ इतना कि देखिए, व्यक्ति जो होता है ना, राजनीति में विशेषकर, उसकी एलिजेंस पार्टी से होती है, और वो पार्टी प्लेटफॉर्म उसको उपलब्ध होता है तो उसकी व्यक्तित्व वहाँ पर दिखाई देता है। तो मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस का कोई भी विधायक पार्टी से इतर कोई सोच रखता है। छोटी बात, मतभेद कुछ भी हो सकते हैं, नाराजगी हो सकती है, पार्टी के खिलाफ कोई जाने वाला चलिए, यानी ये मतभेद है, मनभेद नहीं है, ये कोई बड़ा रूप नहीं लेगा, लेकिन बहुत सारे सिनेरियोस में बन रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर, और इसलिए शायद एंगल अलग अलग निकाले जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी स्पष्ट सामने आके कुछ कह नहीं रहा है, खासतौर से सचिन पायलट। वासुदेव देवनानी जी भी हमारे साथ हैं। वासुदेव जी, एक बात जरूर सामने आ रही है, बीजेपी बार बार शुरुआती दौर से कहती आ रही थी कि ये इनकी अंदरूनी लड़ाई है, बीजेपी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब फ्लोर टेस्ट की बात आती है तो आपके अमित मालवीय जी कहते हैं कि हमें इसमें फ्लोर टेस्ट होना चाहिए, गुलाब चंद कटारिया जी कहते हैं कि फ्लोर टेस्ट की अभी जरूरत ही नहीं है, कांग्रेस को जो करना है वो इनकी अपनी लड़ाई है। यही बात सतीश पुनिया भी कहते हैं कि जरूरत नहीं है। बीजेपी की तरफ से भी अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं। इन्वॉल्वमेंट आप लोग कहते हैं नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली है भी। श्वेता जी, ऐसा नहीं है, श्वेता जी ऐसा नहीं है जी। स्पष्ट ये सारा जनता देख रही है, आप लोग मीडिया भी देख रहा है। पूरा मुद्दा इनकी आपसी अंतःकलह का है, और ये प्रारंभ से ही जिस दिन लोग विधानसभा के चुनाव हुए तब से मुख्यमंत्री पद को लेकर के कांग्रेस के अंदर झगड़ा चला। कुछ दिनों के बाद फिर ये मुख्यमंत्री बने, फिर उसके बाद विभागों का, मंत्रिमंडल का गठन से लेकर के मतभेद चलते रहे। आज जब आपने अपने उप मुख्यमंत्री को नहीं संभाल पाए और उन पर ही एसओजी उनको नोटिस देने लग गई, उनके कहने से कोई सरकार में काम नहीं होने लगा, ये मुझे लगा कि कांग्रेस के अंदर जितने भी युवा लोग हैं, राहुल गांधी के सहयोगी थे, उनको एक एक करके किस तरह से वहां पे उनको जलील किया गया जा रहा है। ज्योतिराव सिंधिया का किस्सा तो अभी सामने ही है, और यहाँ पे सचिन पायलट की भी इन्होंने ये दशा कर दी, तो मजबूर होकर के इनकी कलह में, वर्चस्व की लड़ाई में जिसको समाप्त करना है, इसलिए मुख्यमंत्री जी सारे सीमाओं को लांग करके, यहाँ तक कोरोना की आड़ में राजस्थान की सीमाएं 2 बार इन्होंने सील कर दी। यानी ये कितना खिलवाड़ है कि आप अपने राज्य की सीमाएं, अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए आप सील करो, अपने आप को असुरक्षित अनुभव करो। तो आज यदि असुरक्षित, जैसे अभी अर्चना जी कह रही थी, हमारा क्या सरकार स्थिर है, अरे स्थिर होती तो आज आप बाड़ेबंदी जाकर के होटल में क्यों करते, और आज होटल्स में भी कुछ लोग कैसे चले गए। यानी मुख्यमंत्री के घर पर, वहां पे जहां पे प्रस्ताव पारित किया, वहां पे मेरी जानकारी अनुसार 98 लोग थे, और आज आप मीडिया वाले पता कर लो, वहां केवल 84 लोग हैं, बीटीपी के दोनों लोग नहीं है। तो इनके अंदर की स्थिति बड़ी कमजोर है। 100+ की बात कही जा रही है, करीब 103-104 विधायक साथ हैं। सेविंग करने के लिए इस प्रकार कहते हैं हम स्थिर हैं। यदि स्थिर होते, यदि स्थिर होते, ये कहने की बातें होती है। आज भी 18 एमएलए तो जिसके नाम है टीवी पे, वो तो आपके पास नहीं आए, और आपके 3 नजरिए नहीं आए, दूसरे के घर में तामझाम करते हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को मार्गदर्शक बनाकर कहाँ छोड़ा है इन्होंने? क्या सम्मान है उनका इनकी पार्टी में?
अरे मेरी बात पूरी सुने। अरे हमने आप में अभी तो आपकी बात तो कर लें। और जहां तक कहते हैं अस्थिर करने की बात है, बीजेपी का अरे आपकी बात में सुन रहे, मेरे प्रश्न का उत्तर तो दो। आडवाणी जी के लिए कोई भावना है कि नहीं आपके मन में? सरकार थी, उसको अस्थिर करने के लिए कांग्रेस ने, यही मैं आपसे कह रही हूँ कि आप अपने गिरेबान में देखो, दूसरों के घरों में ताकझाक मत करो। परंपरा रही है अस्थिर करना। लेकिन वासुदेव जी, कहाँ परंपरा आ रही है? कहाँ परंपरा आ रही है? 5 साल ऑल्टरनेटिव चलती है सरकार राजस्थान में, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस, लेकिन जब जिसकी सरकार आती है वो 5 साल काम करती है, 5 साल रहती है। इस तरह से खरीद फरोख्त और विधायकों को खरीदना, ये सब चीजें नहीं रहती। परंपरा किस बात की? कोई सम्मान तक नहीं है। ये परंपराएं तो इनकी देन है, 2014 से चलिए ठीक है, आपके पास लौटेंगे। संजय माधव, सर, जनता इन्हें चुनकर भेजती है, ये सभी विधायक। सबसे पहले टिकट को लेकर मारामारी होती है, टिकट इन्हें मिल जाता है, पार्टी का सिंबल मिल जाता है, चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, जीत कर आके विधानसभा पहुंचते हैं। ये जनप्रतिनिधि जिन्हें जनता चुनकर भेजती है, इसके बाद कौन किसके साथ होगा, कौन किसके खिलाफ चला जाएगा, और हर किसी को खुश रखना जरूरी नहीं। अगर 200 विधायक हैं और अगर सत्ता में आने वाली सरकार के पास 120-130 विधायकों का समर्थन है, तो क्या सबको मंत्री बना दिया जाएगा? सबको सबकी मनचाही चीजें मिल जाएंगी? तो आप राजनीति में रह क्या गया है? नहीं श्वेता जी, बड़े आप सही कह रही हैं। मतलब ये जो राजस्थान की और देश की जनता देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार की राजनीति को ये जो अभी आगे बढ़ा रही है, वो मतलब एक तरफ तो हालत ये है कि लगभग 8-9 लाख कोविड-19 के पेशेंट जो है अपनी ज़िंदगी के लिए जूझ रहे हैं। अस्पतालों में अभी आज आया है जयपुर के अंदर, एक कल पेशेंट कूद के आत्महत्या कर ली यहाँ से, कोरोना पेशेंट ने, एक पहले कर चुका आत्महत्या। एक तरफ तो हालत ये है कि देश की जनता जो है इस महामारी से जूझ रही है। इस समय कर्तव्य बनता है, चाहे सरकार केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ये एक तरफ सिर से सिर जोड़ करके देश की जनता के हित में काम करने की जरूरत है। सरकार कोई भी जनता चुनती है, इसलिए चुनती है कि वो सरकार जो है देश की जनता के हित में। और यहाँ पर देखिए अब क्या हो रहा है, यहाँ पर तमाशा क्या हो रहा है। और ये कह रहे हैं देवरानी जी बड़ा गुरूर के भाई ये फूट इसीलिए है, इन पूंजीवादी पार्टियों में फूट इसलिए कि स्वार्थ की लड़ाई है। एमएलए बनते हैं, उसके लिए पैसे देते हैं, एमएलए बनने के बाद में चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, और उसके बाद में उस करोड़ों रुपए को वापस इकट्ठा करने के लिए लड़ाई करते हैं, इसलिए मंत्री बनना चाहते हैं। 200 को 200 एमएलए मंत्री नहीं बन सकते, मुख्यमंत्री नहीं बन, एक ही मुख्यमंत्री बनेगा, ये बात। लेकिन और ये कह रहे हैं एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालते हैं। ये देवनानी जी को पूछना चाहता हूं, क्या इनकी पार्टी में घनश्याम तिवारी का बीजेपी में नहीं थे, किरोड़ीलाल मीणा का बीजेपी में नहीं थे, हनुमान बेनीवाल का बीजेपी में नहीं था, ये क्या वसुंधरा राजे कटारिया जी के अंदर मतभेद? ये जो है इन पूंजीवादी पार्टियों का चरित्र बन गया, आपस में जो है स्वार्थों के लिए लड़ना, तो ये एक पहचान बन गई। और देश की जनता, ये जनता आपको देख रही है राजस्थान की। दिल्ली बैठ गए, नहीं दिल्ली आप छोड़िए, आप ये जवाब दीजिए कि आपकी पार्टी में क्या नहीं थे? आपकी पार्टी में मतभेद नहीं है, आप क्या बातें कर रहे हैं? आप सबके सब एक जैसे हैं, दूध के धुला कोई भी नहीं है। और अभी आपने राज्यसभा चुनाव में आपने क्या किया? आपने राज्यसभा चुनाव में तीसरा कैंडिडेट क्यों खड़ा किया जबकि नंबर नहीं था? आप यहाँ पर लोगों को बेवकूफ समझते हैं, आप देश की जनता को पागल समझते हैं। हम सब देख रहे हैं, हमारा लोकतांत्रिक अधिकार था, हमने खड़ा किया। अरे क्या खड़ा करना था? आपको हॉर्स ट्रेडिंग करना चाहते थे। चलिए, राज्यसभा चुनाव के पहले से इसकी शुरुआत हो गई थी। देखिए, राज्यसभा चुनाव के पहले से ही और पहले से अंदेशा हो गया था कि ऐसा होगा, और अब ये तस्वीर यहाँ पर निकल कर सामने आती है। हम लोग, आप ये मत समझिए। देवेंद्र शास्त्री जी, कैंडिडेट खड़ा करके क्या आप नियत शो आप मुख्यमंत्री को नहीं संभाल पा रहे हो? ये बोल के मुख्यमंत्री तो मुख्यमंत्री हैं, साथ में उनके साथ विधायक भी है। देखिए, अब तो ये सवाल संभाल रहे, आप ताकझाक बंद कर दो। देवरानी जी, पहले वसुंधरा जी का सम्मान शुरू कर दो। सभी पार्टियों में एक से हालात है सर। आप बीजेपी की बात कर ले, कांग्रेस की बात कर ले, आप खड़ा करने की बात कर ले, की बात कर ले, सीएम बनने की बात कर ले, या मंत्रिमंडल में जगह मिलने की बात कर लीजिए। सब जगह एक से हालात है, सब जगह एक से हालात है सर। एक दूसरे पर आरोप लगाने का सिर्फ मौका मिल जाता है। देवेंद्र शास्त्री जी, अपमानजनक है जी। अपमानजनक कैसे? सचिन पायलट को लेकर ठीक है, नाराजगी उनकी है, सचिन पायलट की नाराजगी शुरुआती दौर से बनी रही, लेकिन इसके बाद डिप्टी सीएम, पीसीसी चीफ है। अपमानजनक तो आपकी प्रवृत्तियां हैं जो पूरे देश में जिस तरह के हथकंडे किस तरह से बनाया जाए, कोशिश की जा रही है, कोशिश बनाने की जा रही है, लेकिन क्या स्थिति लगती है कि अब मनाया जाएगा, वो मान जाएंगे, वापस वैसे ही चीजें हो जाएंगी? क्योंकि दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से फ्लोर टेस्ट की बात कही जा रही है, बीजेपी भी कोशिश कर रही है उनसे बातचीत करने की। देखिए श्वेता जी, इस पूरे एपिसोड में दो चीजें स्पष्ट हैं कि एक तो कांग्रेस हो या भारतीय जनता पार्टी, दोनों के अंदर पावर स्ट्रगल जो है इस चरम पर है। और इस स्थिति में जबकि देश कोरोना की महामारी से लड़ रहा है, इन दोनों पार्टियों को कोई चिंता नहीं है कि प्रदेश या देश में क्या चल रहा है,
लोग किस तरह से बर्बाद हो रहे हैं, धंधा बिजनेस बंद है, नौकरियां जा रही हैं, लोग भूखों मर रहे हैं और अस्पतालों में दुर्गति हो रही है। लेकिन इनको अपनी सत्ता और अपने जो मंत्री पद जो हैं वो सबसे महत्वपूर्ण लग रहे हैं और वो पावर स्ट्रगल चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की देवनानी जी अभी कह रहे थे कि भाई ये अंदरूनी लड़ाई है और वो अपने आप में संभाल नहीं पा रहे। मैं जानना चाह रहा हूँ कि गुड़गांव में जिस होटल के अंदर बाड़ाबंदी की गई है वो किसके लिए मशहूर है, कौन पार्टी वहां पर काबिज है और कौन उसकी सुरक्षा कर रहा है। और इधर में कांग्रेस से भी ये सवाल है कि जब ये झगड़ा चीफ मिनिस्टरशिप का सचिन पायलट और अशोक जी के बीच में चला तो मुझे लग रहा है कि ये सेंट्रल लीडरशिप की वीकनेस है कि इस झगड़े को परमानेंटली सेटल नहीं किया गया और यहाँ तक बात पहुंची कि भारतीय जनता पार्टी को यह अवसर मिला कि वो कांग्रेस सरकार को टॉपल कर सके। हालांकि मुझे ये लग रहा है कि अशोक गहलोत की इतनी क्रेडिबिलिटी शायद विधायकों के बीच में है कि उनकी सरकार नहीं गिरे, लेकिन अभी हॉर्स ट्रेडिंग का सिलसिला खत्म नहीं हुआ है। आने वाले 10-15 दिन 20 दिन में अभी फैसला होना है। अभी ये मत समझ लीजिए कि 107 आ गए हैं तो सब कुछ फाइनल हो गया है। अभी बहुत ज्यादा एक्टिविटी होनी बाकी है और तो देखिए क्या इनको सद्बुद्धि आती है कि नहीं आती है और या फिर राजस्थान के अंदर इस तरह से अस्थिरता ये लोग लेकर के आएंगे। अर्चना जी, लोगों का क्या होगा? अर्चना जी, आपने देवेंद्र जी की बात सुनी, लेकिन एक बात साफ है, देखिए ये अभी अभी ऐसा नहीं हुआ कि 2 दिन में हुआ और अब मना लिया जाएगा। देखिए शपथ लेने के साथ उससे पहले की भी हमने तस्वीरें देखी और उसके बाद से 1.5 साल का कार्यकाल हो गया है। अलग अलग वक्त पे अलग अलग चीजें आई, नाराजगी भी सामने आई, लेकिन क्या वाकई में ये माने कि एआईसीसी की तरफ से या जिनकी जिम्मेदारी थी, हम अध्यक्ष की बात करें कांग्रेस के या फिर दूसरे दिग्गज नेताओं की, जिनकी जिम्मेदारी थी समझाइश करने की या इसे परमानेंट इस प्रॉब्लम को खत्म करने की, वो जिम्मेदारी नहीं निभा पाए, ये चीजें सॉर्ट आउट नहीं हुई और बिगड़ती चली गई और इसलिए आज इस स्थिति में आ गई। श्वेता जी, एक पॉइंट मैं यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ, उसके बाद अब कहेंगे कि देखिए कांग्रेस के अंदर इस तरह के इश्यूज को निपटाने के लिए प्रणब मुखर्जी जैसे पर्सनालिटी अभी पार्टी में कई लोग होते हैं जो सीएम बनना चाहते हैं, 4 से 5 कैंडिडेट्स होते हैं, खुद मुख्यमंत्री जी ने बोला है, लेकिन सीएम एक ही व्यक्ति बनता है। ऐसे में सबके मान सम्मान को सुरक्षित रखा जाता है। मैं समझती हूँ सचिन जी का मान सम्मान तो अक्षुण्ण है, क्योंकि डेप्यूटी सीएम के साथ साथ प्रदेश कांग्रेस के मुखिया भी हैं, 5 पोर्टफोलियोज उनके पास हैं, युवा नेतृत्व के रूप में उनको कांग्रेस पार्टी ने स्थापित किया है। तो ऐसा नहीं है कि कोई उनके साथ अन्याय हो गया, बस इतनी परिस्थितियां जरूर निर्मित हो गई देश में कि भाजपा के जो लोग हैं जब ऐसा कुछ होता है तो उसका फायदा उठाने का प्रयास करते हैं और विशेषकर उनके मन में ऐसा आता है कि क्यों ऐसी सरकारें बन जाती है जो उनकी विचारधारा से इतर है। तो ऐसी जब सोच हो पूरे देश में और जब इतना पैसा और सत्ता के रूप में उनके पास हो, और आपने देखा ना कि आईटी के रेड्स हुए आज, तो जब इस तरह की हरकतों पर भारतीय जनता पार्टी उतर जाए और सारी एजेंसीज का दुरुपयोग करे और उसके साथ सेंट्रल फोर्स को भेज दे, राजस्थान की पुलिस को अपने कॉन्फिडेंस में नहीं ले, तो आप समझ लीजिए कि क्या परिस्थितियां हैं देश की और देश किस दौर से गुजर रहा है। 2014 वासुदेव जी देखिए, ईडी की जांच हो या इनकम टैक्स की रेड हो, ये एक रूटीन प्रोसेस मान सकते हैं, लेकिन टाइमिंग को लेकर ये सवाल जरूर उठ रहे हैं, जहां एक तरफ राजनीतिक उठापटक आज जारी है और उसी दौरान जो करीबी है कांग्रेस नेता मुख्यमंत्री के, उन्हीं के यहाँ रेड पड़ती है। इसके बाद उसी होटल को चुना जाता है जहां पर बाड़ेबंदी की जानी थी। ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता वासुदेव जी? ऐसा है श्वेता जी, ये हॉर्स ट्रेडिंग की सारी परंपरा कांग्रेस ने डाली है। इन्होंने बीएसपी के 6 लोगों को किस तरह से अपने आप में पिछले शासन में भी मिलाया और इस शासन में भी अपने को उनको खा गए। और 2014 के बाद शुरू हुआ है सारा खेल। आप तो ईडी और कांग्रेस ने किया है, सब कुछ आप लोगों की देन है। सवाल कर रहे हैं, आप लोगों को सब्र नहीं है, आपकी भूख नहीं खत्म हो रही, आपकी अनक्वेंच्ड थर्स्ट है, ये बताओ इसका कोई इलाज नहीं है। उसकी अनुमति नहीं दी तो वो सत्य आए, पूरी पार्टी का मर्जर हुआ है, आपको क्या तकलीफ है उससे? अरे बीएसपी को पूरा पार्टी मर्जर हुई है हमारी पार्टी में, आपको तकलीफ है ना इससे कि हम उनके मान सम्मान की रक्षा कर रहे हैं, वो खुद आए स्वतः स्वेच्छा से, तो अलग बात। आपको क्या तकलीफ है? पूरा कंप्लीट मर्जर होता है तो इस तरह के रेट तो नेचुरल प्रोसेस है, वो हमेशा रूटीन प्रोसेस है।
अरे साहब हमसे विद्रोह करे तो अरे हमने मायावती ना जी, आपकी क्या पेट में दर्द हो रहा है? वासुदेव जी ठीक है, ये बात तो हम भी मान रहे हैं। वासुदेव जी, ये ईडी की रेट हो, इनकम टैक्स की रेट हो, ये रूटीन प्रोसेस है, ये बिल्कुल मान रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ टाइमिंग को लेकर है। वासुदेव जी आप सवाल सुनिए, सवाल यहाँ पर टाइमिंग को लेकर है। कोई ये नहीं कह रहे कि इनकम टैक्स की रेट या ईडी की रेट गलत होती है, वो रूटीन है, वो रूटीन है, मानते हैं। वही कांग्रेस है काहे की 2014, ये तो पुरानी आपकी वासुदेव जी आप तो सवाल का जवाब नहीं दे रहे हैं, साथ ही साथ वही लोग आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे वासुदेव जिनको जी, लेकर के उनका उद्देश्य ठीक पूरा है। होता अर्चना है। जी उनसे जवाब ले रहे हैं, अर्चना जी उनसे जवाब ले रहे हैं। वासुदेव जी साहब हमने किया, अर्चना जी एक और मिनट, इसी समय कर दिया। हर चीज के अंदर राजनीति देख रहे हो। ठीक है ना वासुदेव जी, आप जवाब दे दीजिए ना सर, हम सिर्फ टाइमिंग को लेकर बात कर रहे हर हैं। चीज के अंदर टाइमिंग को लेकर राजनीति बात, देख रहे हैं। आज ही क्यों ये रेट कांग्रेस पड़ी? की परंपरा है। उसी होटल में क्यों पड़ी आप सर? इतने आप क्या कर रहे हो? क्या आपकी पार्टी के विधायक ही आपके खिलाफ हो गए? वासुदेव जी आप सवाल नहीं सुन रहे। वासुदेव जी पदों के आधार देखिए वही होता है कि आपको जो कहना है आप वही कहेंगे। विधायक विचारधारा के यहाँ जिस चीज को लेकर देखिए डिस्कशन अगर जो कोई सवाल है खिलाफ उसको लेकर होगा कोई तो जवाब नहीं देना रेजोल्यूशन भी चाहता। पास हो गया है, फिर कार्रवाई भी होगी डिसिप्लिनरी। आप उसकी चिंता छोड़ दो, हम पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से निपट लेंगे। आपको क्या दिक्कत है? आप ताक झाक क्यों करते हो? उसके आप क्या कभी कार्रवाई कौन सी लालसा रह गई आपकी? कैसी सत्ता की लालसा है आपकी कि कहीं भी जाकर कूदना चाहते हो? करके अपने लोगों को साथ आपकी रखना प्यास चाह रहे हो। नहीं बुझती? लेकिन विधायक आपको आपकी कितना धमकी बड़ा में नहीं पेट आने है? वाले। उनका बहुत शोषण चलिए हो ठीक गया। है, चलिए आपने ठीक है, 120 ठीक की है नोटिस तक वासुदेव निकाली जी बात सुनिए अरे सर। 120 वासुदेव जी के अंतर्गत देवनानी दे साहब रहे बात हैं, सुनिए आप। आपने नोटिस दे दिए। हम वासुदेव लोग जी, कह रहे हैं बात कि सुनिए अगर सर। आपका आइए संवाद वासुदेव करिए, देवनानी जी, मतभेद है उसका वासुदेव निपटारा हो देवनानी जी, जाएगा। एक मिनट अर्चना जी। वासुदेव जी आप कह रहे हैं कि बहुत शोषण इन विधायकों का हुआ, आप अरे क्या ये इनको बात बेहतर जानते अर्चना जी, आपको हैं? ये तो SOC का सब नोटिस कांग्रेस के देने के पहले विधायक जानिए। हैं। वासुदेव जी ये तो सभी कांग्रेस के विधायक हैं, आप उनके पक्षकार बने हुए हैं, आप कह रहे हैं कि उनके साथ शोषण हुआ है, इसलिए उन्होंने ऐसा कैसे पता आपको? अरे इनको क्या आपके SOG पास का उन्होंने नोटिस बोला? दे दिया श्वेता जी। जी, एसओजी का नोटिस 120 के राजद्रोह के अंतर्गत दिया जाता है। कांग्रेस के अंदर ही राजद्रोह का कांग्रेसियों को दिया जा रहा है। ये कैसी विडंबना है? अरे साहब एसओजी जब जांच करेगी ना मतलब तो आपकी सारी कलई खुल जाएगी, सारी पोल खुलेगी, उस पार्टी के तो यही आपकी आरोप सारी है। नियत सामने आ जाएगी। तो अच्छी बात है ना, आपकी ओछी सोच अच्छी बात है बर्दाश्त ना। होगा। अपनी सरकार में दूसरों की जांच कराई जाती है। वासुदेव जी बाड़ेबंदी कितनी भी ये कर भी लो, तो अलग है। देखिए इस ये भी अपने आप बाड़ेबंदी में से कोई आपका भला होने वाला नहीं देवेंद्र है। शास्त्री जी, ये भी अपने आप में अलग है कि माफ जिसकी भी नहीं सरकार कर हो रहे। उन्हीं के खिलाफ, अपने ही लोगों के खिलाफ अरे या फिर बाड़ेबंदी हो रही करनी जांच हो, पड़ती है। एक निष्पक्ष आप मध्य जांच हो, प्रदेश में हो सकता हमारे है इसलिए भी विधायकों को है। एक महीने तक देखिए बेंगलुरु में देखिए रखा अर्चना जी, आपने, वो क्या अर्चना था? जी, अर्चना जी आप ही तो प्रतिमान साबित अर्चना कर रहे हो जी, ना बेईमानी के। ऐसे अर्चना बेईमानों जी, से डकैतों से बचने के लिए अपने ये- कुनबे को एक साथ रखना, सतर्कता ये ठीक बरतना, है। सावचेत होना कुछ गलत नहीं है। अर्चना जी, ये ठीक ठीक है। मुझे बात सुनिए देवेंद्र शास्त्री। अर्चना जी, ये- हजारों के सामने हर अर्चना तरह से जी, सुरक्षित अर्चना होना, जी, जनता के जनादेश को अर्चना बचाना, जी, ये काम कर रहे हैं हम। हाँ बिल्कुल जनादेश के तहत सारा काम हो रहा है, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ अरे जनादेश तो कि DSP इसमें को क्यों लिया? देवनानी जी रुक, DSP का जनादेश तो कांग्रेस सर ने- हमें भी, साहब, आप बात हम लोग सुनिए, भी यहाँ आप बात मौजूद सुनिए, हैं, आपसे भी कुछ जवाब बात लेंगे। हम भी करना चाह रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा था, श्वेता जी का एक सवाल था कि भाई अपनी ही पार्टी अरे के आपको लोगों BSP की को चिंता है, आप तो कांग्रेस की सरकारों अपने को गिरा रहे हो, अपने कांग्रेसी अपने मुक्त भारत की बात नहीं कर रहे हम हो, लोग नहीं पूरी गिरा तरह से रहे, युक्त हम हो लोग रहे हो। नहीं गिरा रहे। तो कहा आप जाता है अर्चना जी आप जनादेश। किससे अर्चना बात जी कर रही सुनिए, हैं? हाँ। अरे बाईस जिनको के देखिए, भाइयों को मंत्री बना रहे हो, देखिए, कहीं किसी को देखिए, मंत्री बना रहे हो, अब अर्चना जी, को शामिल कर रहे हो। अर्चना जी, अर्चना जी, करना होगा अगर आप सुनेंगे थोड़ा सा हम लोग भी बोल लें। वासुदेव जी, अर्चना जी आपके एक पास केवल हाँ, बोलने के ठीक लिए भी कुछ है कि देवेंद्र नहीं? जी, देवेंद्र मैं जी, ये आप कहना चाह रहा हूँ देख रही कि है। जो एसओजी अब तो हमारा के राजनीतिक जो दायित्व है उसको एसओजी निभाएंगे। के जो नोटिस हैं वो एक वक्त में अंग्रेजों के वक्त में गांधी जी को मिले थे। एक 124 ए और 120 बी षड्यंत्र और देशद्रोह, ये बहुत सीरियस एलिगेशंस हैं। और मैं ये भी बताना चाह रहा हूं कि जब ये इस तरह की घटना हो गई तो उसके बाद बाकी के और लोगों को उसको पैचअप करने के लिए फिर दूसरे लोगों को दिए गए नोटिस, ताकि ये अपमानजनक स्थिति को खत्म किया जा सके। तो ये एक मुझे लग रहा है कि सरकार की तरफ से शास्त्री जी आपको दुरुस्त कर दूं मैं, ये गलती क्योंकि आप गलत बात को पूरी व्याख्या के साथ प्रस्तुत कर रहे हो। गलत ये बात कौन नोटिस सी है? डिप्टी सीएम अन्य मंत्रियों विधायकों को भी दिए गए और उनको उस हाँ धारा के वही मैं तहत कह रहा नहीं दिए। हूँ, वही मैं कह रहा हूँ जैसे भी कहा गया है कि उनसे रिक्वेस्ट किया गया है, वो अपनी मुझे convenience मुझे के लग रहा है अनुसार कि आप सूचित करें कि गवर्नमेंट को टॉपल करने के प्रयास या हॉर्स ट्रेडिंग के साथ जो लोग प्रस्तुत हो रहे थे, यदि कोई जानकारी उनके बारे में है तो जांच एजेंसी को बताइए। तो फिर मुझे आप ये बता दीजिए
उसको गलत तरीके से प्रस्तुत करके मुझे आप और ये वितंडावाद खड़ा करने का प्रयास हो रहा है, तो कम से कम आप जैसे लोगों को तो सच्चाई जांच लेनी चाहिए। आप अगर सही बात बता रही हैं तो आप मुझे ये बता दीजिए कि ये नोटिस चीफ मिनिस्टर को किस आधार पर दिया गया? चीफ मिनिस्टर भी क्या षड्यंत्र कर रहे थे? चीफ मिनिस्टर को क्यों दिया गया, मुझे बताइए। अगर आप ये सही सब कुछ सही बता रही हैं तो चीफ मिनिस्टर के नाम क्यों गया है? मिनिस्टर षड्यंत्र नहीं कर रहे थे। देखिए उनसे कहा गया है कि यदि आपके पास कोई जानकारी है ऐसी, जानकारी के लिए नोटिस नहीं होता, हमारी मदद करिए। उसमें और जो ये लोग थे उसमें धाराएं लगाई गई हैं के लिए जो जानकारी मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जांच में सहयोग करेंगे। ये बात भी सामने है। देवेंद्र जी मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जांच में सहयोग करेंगे। और क्या सचिन पायलट को जो मनाने की कोशिश की जा रही है, जो शह और मात का खेल सरकार में जारी है, प्रदेश में जारी है, उसका कैसे समाधान निकलेगा? चर्चा आगे भी जारी रहेगी। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक। तो सरकार शह और मात का खेल यहाँ पर जारी है, सबके अपने अपने दावे नंबर्स को लेकर, क्योंकि ये पूरा नंबर गेम है। जिसके पास जितने ज्यादा विधायक उसी का पड़ रहा है यहाँ पर भारी। लेकिन चलिए, हमारे साथ चर्चा में जयपुर ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा भी जुड़ रहे हैं। योगेश जी, सबसे पहले तो अपडेट चाहेंगे, क्योंकि जिस तरह के बयान वहां से आ रहे हैं, नंबर गेम की बात कही जा रही है। 109 की बात अभी दानिश अब्रार ने कही, चेतन डूडी ने कही कि इतने विधायक यहाँ पर हैं, हम सब साथ हैं और सरकार स्थिर पूरी तरह से। लेकिन जानकारी मिल रही थी कि 102, 103 ही विधायक थे साथ। कितनी सच्चाई इस पर? देखिए श्वेता, नंबर गेम को लेकर जो बातें आ रही है, संख्या बल को लेकर जो बातें आ रही है, वो दानिश अब्रार ने कही है। लेकिन पार्टी का जो स्पोक्स पर्सन्स हैं वो कहें बात पूरी तरह आके सामने, तब इस बात का, इस फिगर का असली जो मजमून है वो पता लगेगा। क्योंकि एक तरफ सचिन पायलट कह रहे हैं कि 30 विधायक उनके पास में, सरकार अल्पमत में है। लेकिन ये जरूर है कि 90 कमरे 90s कमरे जो चेक इन हुए हैं होटल फेयरमाउंट के अंदर, मतलब 90 कमरे चेक इन हो गए हैं। तो 90 जो कमरे चेक इन होने का मतलब है कि 90 कमरों के अंदर विधायक आ चुके हैं। मुख्यमंत्री भी यहीं पर है, मंत्रिपरिषद के लगभग सभी सदस्य यहीं पर है। और ये ज्यादातर वो विधायक या मंत्री जो पार्टी के निष्ठावान है या जिनको लेकर कोई किसी तरह का शक शुबा नहीं है, वो जरूर अपने घर गए हैं, वो यहाँ पर नहीं है। उनका इंतजार है वो कब आएंगे। लेकिन इन तमाम गणित के अंदर ये बात है। और हमारे साथ नरेश शर्मा भी जुड़ेंगे, हम उनसे बात करेंगे नरेश से कि किस तरह से श्वेता वो क्या अपडेट लेकर आए हैं। नरेश, क्या अपडेट है ताज़ा? बिल्कुल, देखिए लगातार बयानबाजी का सिलसिला तो जारी है। अभी आपने बात भी की है और लगता है कि अभी फिर से जो कैंप है, अशोक गहलोत समर्थकों का जो कैंप है, वहाँ पे मीडिया को बुलाया जा रहा है, कुछ बातचीत होगी शायद, और इसी बात का इंतजार है। कुछ देर पहले मैसेज आया है, देखते हैं कि क्या और नया बयान यहाँ पे किस तरह का मैसेज आया, क्या बात होगी, मुख्यमंत्री बात करेंगे? देखिए फिलहाल अभी है कि कुछ नेता हो सकते हैं ये बात करें, वो उनसे बात करने पे पता लग पाएगा। लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि बयानबाजी है वो लगातार यहाँ पे जारी है। जैसे आपने देखा कि सचिन पायलट कैंप की तरफ से दीपेंद्र सिंह शेखावत का बयान आया है, तो इधर से अभी दानिश अब्रार ने आके बोला है कि 109 विधायक अभी भी मौजूद हैं। तो ये लगातार अभी सिलसिला योगेश जारी रहेगा। अब इंतजार है कि क्या कौन नेता बाहर आते हैं, कौन बयान है वो नया जारी करते हैं गहलोत कैंप की तरफ से। देखिए बड़ी खबर है, नरेश शर्मा ने बताइए कि होटल फेयरमाउंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है कुछ ही देर में, और होटल फेयरमाउंट से मैसेज आया अंदर से की बातचीत होगी, और आगे का हालात हम अंदर जाकर ही श्वेता आपको बता पाएंगे। जो कुछ दूरी पर हमें पैदल चलना होगा और उसके बाद बैरिकेड्स के आगे होटल फेयरमाउंट के अंदर जाकर आपको तमाम वस्तु स्थिति से अवगत कराएंगे। जी बिल्कुल, और क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बहुत चीज़ें हैं जो सामने आएगी। योगेश जी, आगे आपसे अपडेट लेंगे। चलिए हम हमारे मेहमानों का रुख करते हैं। संजय माधव, अब तक इंतजार ये था कि ठीक है, बहुत सारे विधायक आ रहे हैं, सामने आके बात रख रहे हैं, पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा दिखा रहे हैं, अशोक गहलोत के समर्थन में हैं। ये वो विधायक हैं जो अशोक गहलोत के साथ है, फेयरमाउंट पे मौजूद है। लेकिन दूसरी तरफ इंतजार उन विधायकों की भी प्रतिक्रिया का था जो सचिन पायलट के साथ है, जिसमें दीपेंद्र सिंह शेखावत का भी रिएक्शन आता है कि हमारे साथ 30 विधायक है और फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। दूसरी तरफ मुकेश भाकर का आता है कि पार्टी में निष्ठा का मतलब है गुलामी करना। अब ये बहुत मुखर होकर बहुत ही नेगेटिव थॉट्स ये आ रहे हैं कि ये कांग्रेस के ही विधायक है, लेकिन इतनी ज्यादा अपनी ही सरकार से नाराजगी।
और अब ये सब निकल रहा है अंदर से। नहीं श्वेता, मेरा तो मानना ये है जिसको इतनी नाराजगी है उसे पार्टी छोड़ देनी चाहिए, जिसकी इस कदर अगर नाराजगी की स्थिति है। और लेकिन होता यही है कि आज ये बयान दे रहे, कल ये बयानों से पलट जाएंगे। और वास्तविकता तो है, संकट तो कांग्रेस के अंदर है, और संकट वही है कि सबके सब मंत्री बनना चाहते हैं। जो भी एमएलए बन के आता है वो मिनिस्टर बनना चाहता है, और वो उसके बाद में जो मिनिस्टर नहीं बन पाता है तो उसकी कांग्रेस में कहीं तो बीजेपी में भी है, ये तो सभी पार्टियों में जिसकी सरकार बनती है तो महत्वाकांक्षा भी बढ़ जाती है। ये लड़ाई तो अंतहीन है, इसका कोई अंत नहीं है, क्योंकि सिद्धांत खत्म हो गए, जनता की चिंता किसी को नहीं है। अभी जिस तरह का हालत है, इस हालात में आप बताइए, होटल में बैठा पूरा मंत्रिमंडल बैठा हुआ है जाकर के वहाँ, और वहाँ पर ये चिंता चल रही है सरकार कैसे बचाई जाए। आज पूरा राजस्थान को इन्होंने बीजेपी और कांग्रेस ने मिलकर अनाथ कर दिया। आज जरूरत इस बात की है कि पूरी सरकार केंद्र और राज्य की मिलकर के जनता के लिए काम करे, और उसको लेकर के आज इस पर संकट पैदा कर दिया। तो ये बड़ी एक लोकतंत्र के लिए खतरनाक है, भारत के संविधान की आत्मा पर हमला है। और ये निश्चित रूप से सही कहा, सभी जो देवेंद्र जी ने भी कही बात की, और ये अर्चना जी भी कह रही है, मैं इससे सहमत हूँ कि जब से 2014 के बाद में जिस प्रकार से ये बढ़ा है, राजभवन का दुरुपयोग, ईडी का दुरुपयोग, सीबीआई का दुरुपयोग, इनकम, यानी आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार, जब से केंद्र सरकार में बदलाव हुआ है, जब से 14 के बाद में कोई वासुदेव जी भी हमारे साथ, ठीक है, इसी का रिएक्शन लेते हैं। वासुदेव देवनानी जी के नेता पर आपने सुना 2014 के बाद बहुत बदलाव हुए, कितनी सरकारें भंग की थी। इंदिरा जी ने की, तो इंदिरा जी कांग्रेस की हालत क्या होगी, आपकी वही हालत होने वाली, आप वही चाहते हो। श्वेता जी, इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस ने बिल्कुल 93 बार कांग्रेस राज्य सरकारों को भंग किया था। तो उसकी हालत क्या है कांग्रेस की? आज आप भी कांग्रेस बनना चाहते हो, आप स्वीकार करो हम कांग्रेस बन गए। बिल्कुल आप कहिए, आप इंदिरा गांधी के पदचिन्हों में चल रहे हैं। इंदिरा गांधी ने जो किया कांग्रेस में 2014 कहां से आ गया? आप कांग्रेस के आप कहिए 93 आप स्वीकार कीजिए, हमने देवनानी जी आप स्वीकार कीजिए हम कांग्रेस बन गए, हमने कांग्रेस के पदचिन्हों में चल रहे हैं। आप एक्सेप्ट कीजिए, हमने कांग्रेस के सिद्धांतों को अपना लिया है, जो कांग्रेस करती थी वो याद कर रहे हैं। कांग्रेस नहीं बने, आप कांग्रेस बने, ने 93 बार राज्य सरकारों को लोकतंत्र की हत्या करके और राज्य सरकारों को भंग किया है। आप भी वही कर रहे हैं। आपने कर्नाटक में क्या किया, लेकिन गुजरात में क्या किया, आपने गोवा में क्या किया? वासुदेव दीपेंद्र जी माफ कीजिएगा, एक अहम सवाल जरूर है यहाँ पर देवेंद्र शास्त्री जी, कि अगर ये बातें कहीं से आ नहीं रही है, ये भी कहा जा रहा है, लेकिन जो ट्वीट आ रहे हैं, अब दीपेंद्र सिंह शेखावत ने जो बात कही हो या फिर मुकेश भाकर ने जो बात कही है, नाराजगी तो ये व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन इसे पर्सनल ग्रीवेंस के तौर पर देखने की बात कह रहे हैं अभी दानिश अब्रार। सचिन पायलट की तरफ से कुछ आया नहीं है, तो यही सवाल तो है कि सचिन पायलट आ क्यों नहीं रहे हैं सामने आके अपनी बात रख दें। श्वेता जी, आप दुरुस्त आपने पॉइंट पकड़ा है। दानिश जो बात कह रहे हैं, दानिश खुद सेल्फ कंट्राडिक्शन वाली बात कर रहे हैं। जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि भाई आप मनाएंगे उनको सचिन पायलट को, तो वो कह रहे हैं कि मैं तो बहुत छोटा हूं मनाने के लिए, बड़े लोग मनाएंगे। तो ये है कि वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कहीं ग्रीवेंसेस सचिन पायलट के लेवल पे हैं और उनको मनाने की आवश्यकता है। साथ में वो कह रहे हैं, ये भी बात कह रहे हैं कि नहीं उनके ऑफिशियल तो कुछ उनकी तरफ से आया नहीं है, कुछ लोग अपने पर्सनल ग्रीवेंसेस अगर बोल रहे हैं तो मैं ये कह रहा हूं कि जो सचिन पायलट ग्रुप के अंदर जो उनके साथी विधायक हैं, उनमें सीरियस कंट्राडिक्शंस आपको सामने दिखाई दे रहे हैं। दानिश पैचअप की बात कर रहे हैं और दीपेंद्र सिंह शेखावत जो है वो अभी भी एक स्टैंड लेकर के खड़े हुए हैं। जो शुरुआत हुई थी इस विवाद की, वही स्टैंड पकड़ के खड़े हुए हैं। ये इस बात का संकेत है कि अभी सारा मामला सेटल हुआ नहीं है, और जो कांग्रेस की तरफ से ऑफर दिया जा रहा है कि आप अध्यक्ष भी रहिए, आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर भी रहिए, जब उनकी तरफ से कुछ कहा गया नहीं, तो ये बातें कहां से आ रही, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। ले लीजिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो सरकार शय और मात का खेल जारी है, और ये इसलिए भी क्योंकि डायरेक्ट कुछ कह नहीं रहे सचिन पायलट। इंतजार इसी बात को लेकर है कि पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, अपनी शर्तों की बात हो, नाराजगी की बात हो, कुछ भी है, लेकिन सचिन पायलट सामने आकर कहें। लेकिन अब तक उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। लेकिन दूसरी तरफ 109 के दावे जरूर किए जा रहे हैं। अगर हम अशोक गहलोत कैंप की बात कर ले, जहां विधायक सब मौजूद हैं फेयरमाउंट में, और अभी आपने सुना कि दानिश अब्रार क्या कह रहे थे। लेकिन एक अहम सवाल ये भी उठता है कि अगर नाराजगी नहीं है तो फिर इतने शांत कैसे हैं सचिन पायलट? क्यों एक साइलेंस उन्होंने बना रखा है? क्यों सामने आके कुछ कह नहीं रहे हैं? फिर शर्तों की बात हो, नाराजगी की बात हो, लेकिन 84 की बात जरूर कह रहे हैं कि 84 विधायक ही हैं जो अशोक गहलोत के साथ है, बाकी मेरे साथ यानी सचिन पायलट के साथ है। सचिन पायलट के साथ जो विधायक है उनकी तरफ से 2 की प्रतिक्रिया जरूर आई है, जहां ट्वीट करके मुकेश भाकर कह रहे हैं कि अपनी कांग्रेस के साथ अपनी निष्ठा गुलामी करना है, जो कि हमें पसंद नहीं है। दीपेंद्र सिंह शेखावत कहते हैं कि फ्लोर टेस्ट होना चाहिए।
तो ये कहीं ना कहीं जाहिर करता है नाराजगी है। हालांकि आलाकमान मनाने की कोशिश कर रहा है। बीजेपी का कहना है कि हमारा कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, लेकिन मौका मिला तो सरकार बनाएंगे ही, कोशिश हम भी करेंगे, लेकिन अभी इनकी अंदरूनी लड़ाई है तो इसे सॉर्ट आउट होने दिया जाए। तो मतलब इंतजार करना होगा, क्योंकि पल पल यहाँ पर अलग अलग बातें सामने आ रही हैं, अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, उसके आधार पर जोड़ तोड़ कर उसके मायने निकाले जा रहे हैं। लेकिन इंतजार करना होगा कि सचिन पायलट की तरफ से ऑफिशियल बयान कब आता है और क्या आता है। चलिए इसके साथ बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।